सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। वेलकम टू द ट्रांसमिशन खेल का जुनून। आप सब लोगों को कहती हूँ अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपके साथ शाइस्ता शहजाद। आज का मैच आपने देखा कि किस तरह से पाकिस्तान की नैया को डुबो गया। उसमें कप्तान की कारकर्दगी हो या फिर दीगर खिलाड़ियों की जो टीम का हिस्सा हैं। कुछ खिलाड़ी जो इस पूरे टूर्नामेंट में थ्रू आउट द टूर्नामेंट इन भी हुए, आउट भी होते रहे, लेकिन इन सारी सूरत हाल में कुछ खिलाड़ी ऐसे हैं जो कि हमने टूर्नामेंट में इन ही नहीं किए, जो डिज़र्व भी करते थे, जो अच्छा खेल भी सकते थे। बाहर बैठे हुए माहिरीन क्रिकेट मुख्तलिफ आरा भी देते रहे, जो कि बाबर आजम ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उन्होंने कहा कि अगर किसी को मशवरा देना था तो वो डायरेक्टली मेरे नंबर पे दे देते, मेरा नंबर सबके पास मौजूद था। लेकिन इस सारी सूरत हाल में क्या कसूर सिर्फ कप्तान का है, सिलेक्शन कमेटी का है, या फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी उतना ही जिम्मेदार है? अगर ये नाकामी हुई है, पाकिस्तान सेमीफाइनल की दौड़ से बाहर हुआ है और दूसरी मरतबा पाकिस्तान सेम इसी पोजीशन पर, इसी लेवल पर इस बड़े इवेंट से बाहर हो गया है, नाकामी किसकी है? मलबा किस पर डालना है? क्या कोई इंक्वायरी होगी आने वाले मैचेस में या आने वाले टूर्नामेंट में, आने वाले बड़े वर्ल्ड कप जैसे इवेंट्स में पाकिस्तान क्या हिकमत अमली इख्तियार करेगा? ये हम देखेंगे अब जब पाकिस्तानी टीम वतन वापस आएगी। इस सारी सूरत हाल पर आज हम बात करेंगे ट्रांसमिशन में। अभी हमें ज्वाइन किया इनिशियली नुमाइंदे खुसूसी अब्बास शबीर। अब्बास, वेलकम टू द ट्रांसमिशन। आज का मैच आपने देखा होगा, बहुत ज़बरदस्त किस्म का आपका इसके ऊपर होल्ड भी रहता है। आप क्या कहेंगे स्पेसिफिकली आज की परफॉर्मेंस को देखकर टीम की? देखिए, ये आज का जो मैच था ये देखने वाला मैच नहीं था, लेकिन फिर भी चूंकि हम क्रिकेट को फॉलो करते हैं तो इसलिए मजबूरन ये मैच देखना पड़ा। लेकिन मुझे ये रिजल्ट एक्सपेक्टेड थे कि जो इफ एंड बट्स के ऊपर हम बात कर रहे थे कि इतने ओवर में हम इतने कर लें, जिस तरह बाबर आजम कह रहे थे कि मैंने 10 ओवर की स्ट्रेटेजी बनाई है, मैंने 20 ओवर की स्ट्रेटेजी बनाई है, तो ये वही बात थी कि इंग्लैंड टॉस जीत लेता और जो खिलाड़ी हैं उनको ड्रेसिंग रूम में बंद कर दिया जाता और टाइम आउट हो जाता, तो ही एक रास्ता था कि हम मैच जीत सकते थे। अदरवाइज इनकी कोई ऐसी बॉडी लैंग्वेज पूरे टूर्नामेंट में, हमने इनको वर्ल्ड कप में इंडिया में कवर किया है, इनको देखा है, हमने इनके होटल में भी देखा है, इनकी सारी एक्टिविटीज पर हमने नजर रखी है, लेकिन हमें वो 4 प्लेयर्स नजर नहीं आए कि ये वर्ल्ड कप जीतने के लिए आए। हारिस रऊफ 0 में अपनी ट्रांसमिशन में आप लोगों के साथ इंडिया से बैठकर ये बात करता था हर मैच में कि हारिस रऊफ की टीम में कोई जगह नहीं है, इमामुल हक की टीम में कोई जगह नहीं है, शादाब कभी इन कभी आउट, कभी इंजर्ड हो जाते थे, 2 मैच में इंजर्ड होते थे, फिर एक मैच में अचानक इस तरह लगता कि शादाब आके पता नहीं क्या पहाड़ तोड़ लेंगे। तो ये सब नाकामी जो है ये पूरी टीम की नाकामी है। और बाबर आजम ने आज इस चीज का एतराफ किया है कि तीनों फॉर्मेट में टीम नाकाम हुई है। ये बाबर आजम जब पाकिस्तान में बैठकर दावे कर रहे थे कि मैं ये करूंगा, मैं ग्राउंड में बताऊंगा, और उसी वक्त दाव पेच चल रहे थे, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर ये सौदेबाजी कर रहे थे, फिर ये खबरें चलवा रही थे कि हमें सैलरी नहीं मिली कि थोड़ा सा प्रेशर बिल्डअप करवाया जाए, फिर जो प्लेयर्स के एजेंट थे वो 30% का इनसे डिमांड कर रहे थे, तो एक पैसों की खिचड़ी बनी हुई थी। इस तरह नहीं लग रहा था कि वर्ल्ड कप के लिए टीम जा रही है और इनका फोकस सिर्फ क्रिकेट पर है। अगर इनका फोकस सिर्फ क्रिकेट पर होता तो इनको पता था कि ना इनकी सैलरीज कहीं पर डूबेंगी, ना इनके सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के पैसे कहीं पर डूबेंगे, लेकिन इनके दिमागों के अंदर सिर्फ यही चीज थी कि किसी तरीके से इन चीजों को हासिल कर लिया जाए। तो हासिल करते करते आप देखें कि टीम की कैसी परफॉर्मेंस रही। तो नंबर वन हम अपने आप को कहते थे हर शोबे में, लेकिन सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं है ना कप्तान को ना दूसरे खिलाड़ियों को कि वो सिर्फ और सिर्फ बात करें सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट पर, या जिस तरह से आप सैलरीज की बात करें। साथ ही रहेगा अभी हम ट्रांसमिशन में वेलकम करते हैं नादरा मुश्ताक हमें ज्वाइन कर चुकी हैं। अस्सलाम वालेकुम नादरा, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। जैसे सब हैं आज पाकिस्तानी वैसे मैं भी हूँ। बिल्कुल भी अच्छे नहीं है हाल। अभी वही बात हो रही थी अब्बास से भी, अब्बास कह रहे हैं कि मैच देखने का आज दिल नहीं था, लेकिन ना चाहते हुए भी बादिल ना ख्वास्ता में देखना तो था ही। तो आप क्या कहेंगे आज की कारकर्दगी पर, या फिर सेमीफाइनल से जो पाकिस्तान अब बाहर हो गए इस दौड़ से? तो अब बाहर हो गया तो क्या करेंगे, घर आएंगे उनको वेलकम करेंगे। कैसे वेलकम होगा? अभी भी उम्मीद में बैठी थी कि पाकिस्तान जो सेमीफाइनल में जाएगा, लेकिन मैंने सन नहीं बताया था किस ईयर में जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी सन 2011 में जो शाहिद अफरीदी कैप्टन थे उस वक्त के बाद से आज तक हम सेमीफाइनल में नहीं गए, बल्कि इनफैक्ट ये कहें कि 2000 के बाद से 23 तक हम सेमीफाइनल में सिर्फ एक बार गए, वो भी 2011 में जो शाहिद अफरीदी कैप्टन थे। तो हमारा तो हाल ही इतना बुरा हुआ है
तो आप कैसे कह सकते हैं कि हम जो हैं आगे कहीं जाएंगे? जब तक देखें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड सही नहीं होगा ना, उस वक्त तक आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को ओवरहॉलिंग करनी है। आज बड़ी अच्छी बात किसी ने कही कि जिस तरह से ये निचकारी हुई है स्टील मिल की और दूसरी कंपनी की, इसी तरह पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी ये टीम की निचकारी करे। इनमें से जितने भी ऐसे हैं ना जो जैक पर आते हैं, चचा के बेटे, फुप्पा के बेटे, मामा के बेटे, इन सबको फारिग किया जाए। लेकिन डोमेस्टिक की एक बात करते हैं ना, जब यहाँ पर कि डोमेस्टिक से लड़कों को लिया जाए, अभी डोमेस्टिक में टॉप परफॉर्मर कौन है? शर्जील खान है। उसके वेट को सब क्रिटिसाइज करते थे, उन्होंने वेट भी कम कर लिया है और उन जैसा पावर हिटर मैंने नहीं देखा। ठीक है, मैक्सवेल को हम कह रहे थे ना वो खड़े खड़े शॉट्स लगाता है, इसी तरह से फुटवर्क के बगैर शर्जील खान ने 100 से ज्यादा रन बनाए। उनके साथ साइम अयूब है। ठीक है, साइम अयूब का जिक्र होता रहा थ्रू आउट द टूर्नामेंट। नादरा, अब अब्बास की तरफ ये सवाल लेके जाती हूँ। अब्बास, ये जिस तरह से नादरा ने बात की है, बड़ी ज़बरदस्त बात है कि ये जो ताल्लुकात की बुनियाद पर आना, टीम में परफॉर्मेंस ना दिखाना, फिर भी बचे रहना, फिर भी वहीं पे रहना, वापस नहीं आना, किसी और को जगह नहीं देनी, तो अब ये कल्चर कब खत्म होगा? इसको कौन खत्म करेगा? किस तरह से होगी निचकारी? टीम का आपने वापसी का शेड्यूल देखा है कि किस तरह स्कैटर्ड होके अब ये नजरें चुरा के भाग रहे हैं। निकी आर्थर ने आना नहीं है, वो दुबई के अंदर स्टे करेंगे, पता नहीं यहाँ पर आएंगे नहीं आएंगे, सिर्फ टेंटेटिव डेट दी है, अकाउंटेबिलिटी कोई नहीं है। ये जो बैगेज हम अपने साथ कैरी कर रहे हैं, अब ये बैगेज को हमने बिल्कुल साइड पे करना होगा। जो ओवर साइज कपड़े हैं, जो स्मॉल साइज कपड़े हैं, हमें इनको बिल्कुल ड्राई क्लीन करना होगा, फारिग करना होगा। देखिए, अगर क्रिकेट को अब बचाना है तो दिस इज द राइट वे, और ये एक प्रॉपर टाइम है कि आपको एक बड़ी शिकस्त मिली है, और ऐसी शिकस्त मिली है कि आप कहते थे कि हम नंबर 1 है। कोलकाता में, बेंगलोर में, चेन्नई में, बल्कि कोलकाता में तो लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि पाकिस्तान सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करेगा। जितने हम यहाँ पर मायूस है, इतने ही जो कोलकाता में पाकिस्तान क्रिकेट के चाहने वाले लोग हैं, जो पाकिस्तान को देखना चाहते थे आगे सेमीफाइनल में, फाइनल में, वो भी इतने ही मायूस है। लोगों ने बड़े बड़े टिकट्स पाकिस्तान के लिए अगर कोई मायूस नहीं है तो वो हमारे खिलाड़ी मायूस नहीं है। अगर हम ये कहें तो क्या ये गलत तो नहीं होगा अब्बास? बिल्कुल सही कह रहे हैं। आज आपने जो नेशनल एंथम था, मैच शुरू होने से पहले आपने खिलाड़ियों के चेहरों पे किसी किस्म की कोई ऐसी शर्मिंदगी या कोई ऐसा चीज महसूस की कि इनको बड़ी परवाह है। माजी में हम देखते थे कि जो हमारे लेजेंड थे, जब कोई मैच बड़ा हारते थे तो उनके चेहरों पर कितनी मायूसी होती थी। बहुत सारे ऐसे शर्मिंदा हो रहे होते थे वो, कि रो रहे हैं प्लेयर्स। पूरी दुनिया के अंदर क्रिकेट में ऐसा होता है। इन लोगों को शॉपिंग की पड़ी हुई है, और फिर उसकी वीडियोस चलती हैं सोशल मीडिया पर, उनको दिखाया जाता है कि जिस तरह से अब्बास क्या ये शॉपिंग करने के लिए गए थे या फिर वहाँ पर ये ख्वाबों के लिए गए थे। ठीक है, एंटरटेनमेंट इज़ एन अदर पार्ट, ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप जा रहे हैं दूसरे मुल्क में, लेकिन जो फोकस है, जो आपका काम है, जिसके आपको पैसे मिलते हैं, जिसके लिए इतनी बड़ी पाकिस्तानी अवाम और वहाँ की अवाम भी इवन आपसे उम्मीदें लगा के बैठी हुई है, वो काम तो कर लो पहले भाई आप सही से। देखिए, होता इसी तरह ही है। जब आप विनिंग ट्रैक के ऊपर रहते हैं या टूर्नामेंट खत्म हो जाए, आपकी बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस होती है, तो आप ये एंटरटेनमेंट बिल्कुल करते हैं। ये एंटरटेनमेंट करना राइट होता है, लेकिन आप जब फंसे हो टूर्नामेंट में, इतना बड़ा टूर्नामेंट हो रहा हो, पीछे आपकी 25 करोड़ आवाम आपके लिए दुआएं कर रही हो, और आपको फिक्र हो कि आज फिल्म कौन सी देखनी है, हमें सिनेमा लेकर जाएं, इस किस्म की जिद्दें अगर टीम के खिलाड़ी करेंगे या हमें शॉपिंग करने लेकर जाएं, तो ये मैंने आपको बताया कि ये टूर्नामेंट से शुरू होने से पहले आप ये देखें कि पूरी टीम, पूरी दुनिया की टीमें वर्ल्ड कप पर फोकस कर रही हैं। ठीक है नादरा, जिस तरह से अब्बास बात कर रहे हैं कि जो आपका फोकस है वो गेम होनी चाहिए आपकी ठीक है, पर्सनल आपने आना जाना, आउटिंग करनी है, खाना पीना है, वो तो उसका पार्ट है, वो आपको मिलेगा, लेकिन आपका जो फोकस है वो आपकी गेम पर होना चाहिए। आपने प्रैक्टिस सेशन में क्या हिस्सा लिया? बहुत से खिलाड़ियों ने तो प्रैक्टिस सेशन भी मिस कर दिया, शायद उनको ज़रूरत ही नहीं थी, वो इतने परफेक्ट हो चुके थे। इसके ऊपर ज़रा रोशनी डालें नादरा। लेकिन आप जिस तरह की वीडियो मैंने देखी कि उसमें इफ्तिखार अहमद डांस कर रहे हैं और बाकायदा एक्टिंग हो रही है, तो ये मुझे समझ में नहीं आया। मतलब हेलो जी सुन रहे हैं हम जी, ये चीज मुझे समझ में नहीं है कि आपके साथ इतना बड़ा, मतलब देखिए, पाकिस्तान इसलिए ज्यादा फील करता है कि पाकिस्तान और इंडिया एशिया में ना हमारी रग रग के अंदर जो क्रिकेट है, हालांकि हमारा कौमी खेल जो है वो हॉकी है, लेकिन हम जो प्रेफर करते हैं, हम जो पसंद करते हैं, हम जो अपना टाइम स्पेंड करते हैं स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ऑफिस से छुट्टियां करते हैं, लिटरली छुट्टी करके हम देखते हैं टीवी,
कि भाई ये लोग टीवी खरीदते हैं। मेरी फैमिली में ऐसे भी हैं कि पूरे नए सेट लाए जाते हैं, बड़े बड़े एलईडीज लाए जाते हैं, सिनेमा थिएटर्स बनते हैं, जी हम तो मैच देखेंगे। ऑफर्स लग जाती हैं नादरा, ऑफर्स लगती हैं मार्केटों में, बड़े बड़े डिपार्टमेंटल स्टोर्स में कि वर्ल्ड कप है और मैच देखना है तो ये ऑफर है, आप ये वाली स्क्रीन खरीदते हैं, ये वाला टीवी खरीदते हैं तो ये ऑफर आपको मिलेगी, ऐसा भी होता है? बिल्कुल। अब आप ये कहें कि जी फला टीम भी तो हार गई, भाई फला टीम का उनका मसला है, फला टीम ना खेले, लेकिन आपने मुंह मांगे अपने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में इजाफे करवाए, जिस तरह से आपने चाहा वैसा पीसीबी ने किया। लेकिन यहाँ पर पीसीबी को अगर ये कहा जाए कि आप सिर्फ इस वक्त जो आपने एक स्टेप लिया है ज़का अशरफ साहब ने कि जी सारी लीग्स नहीं खेलेंगे ये लोग और सिर्फ पीएसएल खेलेंगे, तो ये बात पहले क्यों नहीं सोची थी? ये पहले सोचने की बातें थी, इस वक्त नहीं है। आप ये देखिए वीरेंद्र सहवाग ट्वीट्स पे ट्वीट कर रहे हैं, मजाक उड़ाया जा रहा है कि कभी भी पाकिस्तान टीम जो है वो जीतनी सेमीफाइनल तक नहीं गई। उन्होंने अपनी पूरी लिस्ट दी हुई है कि हम जो है सेमीफाइनल तक गए, जिसको ये लोग कहते हैं कि घर के शेर बाहर के भेड़, इस तरह की ट्वीट्स कर रहे हैं वहाँ के लेजेंड्स। मतलब हमारा मजाक उड़ रहा है। और दूसरी बात ये कि जो भी मामला थे अंदरूनी हमारी एक आदत है, देखिए एक बात है जो थोड़ी सख्त जरूर है कि आप अपना पेट खोलेंगे तो आप खुद नंगे होंगे। आपको जो है ये हमारे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को नहीं करना चाहिए था ड्यूरिंग इतना बड़ा मेगा इवेंट कि आप तमाम चीजें खोल के रख दें, आपकी सिपकी हुई, आपका मजाक उड़ाए। इससे क्या होता है, टीम का मोराल गिर जाता है। श्रीलंका के साथ क्या हुआ कि बिल्कुल बीच में टूर्नामेंट के वहां के बोर्ड ने कह दिया कि जी खत्म कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, सबको फायर कर देंगे। तो उससे क्या हुआ, आपने रिजल्ट देखा क्या हुआ है। तो ये चीजें जो है ये भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को बच्चा नहीं है, वहां पर कोई, वहाँ सारे प्रोफेशनल्स हैं। पैसा जब लेते हैं ना तो पूरा गिन के लेते हैं वो लोग। ये नहीं है कि आपको दिया और आपने बगैर गिने जेब में रख लिया, ऐसा नहीं होता। और मुंह मांगे पैसे दिए जाते हैं, ऐसा तो कोई तस्वुर नहीं कर सकता है। 25-30 लाख रुपए पाकिस्तान में किसी की हो, उससे बड़ा मतलब लेविश स्टैंडर्ड कहाँ होगा। बिल्कुल ठीक है। और ये सारे के सारे खिलाड़ी जितने भी हैं जो अभी गए हैं सिलेक्ट होकर भी, और दूसरे भी जो टीम के अंदर मौजूद हैं, उनको इस चीज़ का इदराक तो होना चाहिए। अब्बास, ये तो अब वो बात हो गई ना कि जिस तरह नादरा कह रही, बच्चे थोड़ी हैं, प्रोफेशनल्स हैं ना। अब इनको एक हद तक बताया जा सकता है, समझाया जा सकता है, ट्रेनिंग दी जा सकती है, लेकिन अब मेरा काम मुझे कोई समझाता रहे बार बार तो फिर मेरे इस काम का फ़ायदा क्या? ये तो मुझे खुद भी करना है ना, मेरे अंदर है ये चीज़। तो ये खिलाड़ी हैं, क्रिकेटर्स हैं, इनको खुद भी तो कुछ परफॉर्म करना है। देखिए ये हमें समझना होगा कि ये जो टीम की फॉर्मेशन बनी थी, ये जो मैनेजमेंट की मैनेजमेंट है और दूसरे कोचेज हैं, ये किसने बनाई, इसका जिम्मेदार कौन है और इसकी जिम्मेदारी कौन उठाएगा? क्योंकि ये तो साबिक मैनेजमेंट कमेटी नजम सेठी साहब के दौर के अंदर बनी है। जब ज़का साहब आए तो इन्होंने टीम में रद्दोबदल करने की कोशिश की, पूछा कि किस तरीके से रद्दोबदल हो सकता है, तो सबने जवाब दिया कि वो तो नजम सेठी साहब ने हर चीज फाइनल कर दी है। इवन के यहाँ का जो मीडिया मैनेजर था जिसको इंडिया से वापस भेजा गया, उसको हटाने के लिए बहुत जोर लगाया क्रिकेट बोर्ड के आला हुकाम ने। वो कहते हैं कि ये पूरा एक ग्रुप है जो इस वक्त हर चीज को ऑपरेट कर रहा है। और मैं आपको ये खबर दे रहा हूँ कि आइंदा आने वाले दिनों में देखिएगा कि ये जो प्लेयर्स के एजेंट हैं और ये जो और एक ग्रुप है पूरा जो पीछे बैठा हुआ है, जिन्होंने सिलेक्शन कमेटी के भी, यहाँ चीफ सेलेक्टर के भी मजे लिए हैं और अब वो किसी और जगह पर बैठ के बातचीत कर रहे हैं, तो एक पूरा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पर एक पूरा अटैक होने वाला है, चाहे वो सोशल मीडिया पर हो, चाहे वो मीडिया पर हो। और खिलाड़ियों की जो कारकर्दगी है, क्योंकि प्लेयर्स के एजेंट हैं वो उनको सेव कर रहे हैं, तो ये खिलाड़ियों की कारकर्दगी का जो पूरा मलबा है ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जो मैनेजमेंट कमेटी है उस पर आने वाला है। तो ये बहुत बड़ा क्वेश्चन होगा कि क्या मैनेजमेंट कमेटी ने बैट उठाकर क्रिकेट खेलनी थी या इन खिलाड़ियों ने खेलनी थी। इन खिलाड़ियों के जो मुतालबात थे वो मुतालबात पूरे किए गए। जो चीफ सेलेक्टर के मुतालबात थे उनको फ्री हैंड चाहिए था, बाबर आजम को फ्री हैंड चाहिए था, इनको दिया गया, लेकिन इसके बावजूद इनकी परफॉर्मेंस आप देखेंगे बिल्कुल जीरो रही। पूरे वर्ल्ड कप में हम ठीक है वहां पर मौजूद थे और हमने टीम को मुकम्मल बकअप किया क्योंकि हमारी अपनी टीम थी, लेकिन जब हम टीम को ड्रेसिंग रूम और टीम को होटल में देखते थे तो हमें लगता था कि इनकी बॉडी लैंग्वेज से किसी सूरत भी हमें नजर नहीं आ रहा कि ये टीम वर्ल्ड कप खेलने आई हुई है और वर्ल्ड कप जीतने के लिए आई।
तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात इन्होंने की है अब्बास ने कि जब हम देखते थे उनको ड्रेसिंग रूम में ड्रेसिंग रूम की अलग पॉलिटिक्स आ रही होती थी, खबरें तो आपको पता आ ही रही होती हैं, एजाज भी रिपोर्ट कर रहे होते हैं, आप भी बता रहे होते हैं, लेकिन इन सारी चीज़ों को काउंटर करने वाला शख्स कौन था? क्या वो बाबर आजमी था या फिर चीफ सिलेक्टर इंजमामुल हक, जिनके ऊपर अभी ये जो रिसेंटली अभी टूर्नामेंट खत्म होने से पहले ये एक स्कैंडल आया है जिसकी इंक्वायरी अभी हो रही है, ये भी कहीं ना कहीं डेंट डालता है पूरी की पूरी क्रेडिबिलिटी को, ऑथेंटिसिटी को, रेपुटेशन को। इस पर भी तो बात करना बनती है ना। देखिए, इंजमामुल हक एक शॉर्ट दौरे के लिए इंडिया गए थे, कोई 2 दिनों के लिए। अचानक पता चला कि इंजमामुल हक वहां पर गए हैं और उसके बाद बाबर आजम बजिद थे कि इमामुल हक को खिलाना है, बाबर आजम बजिद थे कि हारिस रऊफ को खिलाना है, बाबर आजम बजिद थे कि शादाब को खिलाना है। जब आपकी टीम में लाइकिंग डिसलाइकिंग्स होंगी, आप मेरिट को साइड पे रखेंगे और जो फखर जमान का पूरा चांस बनता था और ये बात की इंक्वायरी होनी चाहिए कि फखर जमान आया वाकई नी इंजरी का शिकार थे या फखर जमान को वैसे रेस्ट दिया हुआ था इमामुल हक के ऊपर। इस चीज की इंक्वायरी भी बड़ी जरूरी है कि जो मैचेस हम हारे, हमने शुरू में देखा कि इमामुल हक की क्या परफॉर्मेंस रही, अपनी इनिंग्स के लिए वो अपनी इनिंग्स को बिल्डअप करने के लिए वो क्रीज पर मौजूद रहे, अपने रन्स करने के लिए ये लड़के खेलते रहे। इन्होंने वर्ल्ड कप को सीरियस नहीं लिया। जो मेन मैचेस थे उनमें पाकिस्तान टीम की जो परफॉर्मेंस हमें नजर आई वो बिल्कुल हमें लग नहीं रहा था कि ये नंबर 1 टीम है। हम वहां पर अपना मुंह छुपाते थे। जो इंडियन मीडिया था वो हमारे से सवाल करता था कि इनकी आपस में क्या लड़ाई है। हम कोई खबर तो निकले, कोई बात तो सामने आए, थक जाते थे कि टीम के अंदर किसी किस्म की कोई रिफ्ट नहीं है। तो ये चीजें तो इन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट को बहुत ज्यादा डैमेज किया है और मैं समझता हूँ कि ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बाबर आजम और चीफ सेलेक्टर इंजमामुल हक पर। ठीक हो गया, ये 2 लोग आपके नज़दीक जो हैं वो अकाउंटेबल हैं। इस सारी सूरत हाल के लिए अभी मैं ज्वाइन किया है क्रिकेट एक्सपर्ट हैं सैयद नय्यरुद्दीन। थैंक यू सो मच सर, आपके वक्त का आपसे अक्सर व पेशतर गुफ्तगू होती है स्पोर्ट्स के मामलात पर, लेकिन आज थोड़ी सी गुफ्तगू मुख्तलिफ इसलिए भी होगी कि हम तो सेमीफाइनल से बाहर हो गए हैं। इससे पहले हम अक्सर बात करते थे कि अच्छा ये खिलाड़ी जिसको साइड पे बिठाया हुआ है इसको मौका दे देते तो अच्छी बात थी। अब्बास शबीर हमारे सीनियर जर्नलिस्ट है जो बता रहे हैं कि अब ये सारी सूरत हाल का जिम्मेदार इंजमामुल हक और बाबर आजम जिनकी जिम्मेदारी थी, आपके नज़दीक भी क्या ये 2 शख्स ही हैं जो जिम्मेदार हैं इस हार के, या फिर जो हजीमत हमने उठाई है, जो बेइज्जती हमने उठाई है, पाकिस्तानी अवाम जितना मायूसी का शिकार हुई है? देखें, मेरे ख्याल में ये जो जिसे अंग्रेजी में एक मुहावरा है ना, बक स्टॉप्स एट द टॉप, तो टॉप तो ज़का अशरफ का बनता है और गवर्नमेंट को अपना ये डिसीजन जो है रिव्यू करना चाहिए, जिसमें उन्होंने इनको 5 मेरे ख्याल में फरवरी तक का एक्सटेंशन दी है। ये कैबिनेट बराए मेहरबानी मैं दरख्वास्त करूंगा आपके चैनल के तवस्सुत से कि इस चीज़ को देखें कि जो ये इस वक्त पीसीबी के हेड हैं वो टोटली डिलीवर करने में फेल हो गए हैं। और जो सबसे खतरनाक बात है वो ये हुई है कि 48 साल से ये टूर्नामेंट चल रहा है लेकिन आज तक पाकिस्तान किसी टूर्नामेंट में 5 मैच नहीं हारा। यहाँ पर हमने ये भी एक जो है ना मतलब बदनामी का दाग अपने सर पे लगा लिया है, तो अपने चेहरे पे लगा लिया है। इसके भी जिम्मेदार ज़का अशरफ हैं। ज़का अशरफ से आप जो उनको ये देखें कि उनके नीचे जो आते हैं ना, जैसे बाबर आजम है, बाबर आजम के बारे में मैं ये कहूँगा कि कबल इसके कि वो इस्तीफा दें, बोर्ड उनको पहले सैक करे, क्योंकि सारी जिम्मेदारी प्लेयर्स को ले जाने की, खिलाने की, सिलेक्शन की, हर चीज़ की और टीम में इंटेंट डालने की, वो सारी इनकी थी, जिसमें ये बुरी तरह फेल हुए। बिल्कुल। और आप देखें ये सारी जिम्मेदारी आज स्पिनर्स पे डाल रहे हैं। जो बेस्ट स्पिनर था उसको तो इन्होंने इब्रार को ऐसी जगह पे रखा हुआ था कि जहां से वो खेल ही नहीं सकता था, टीम के साथ तो था। और आप देखें कि इब्रार को ना खिलाने के लिए इन्होंने इस हद तक चले गए कि जब इनका जो स्पिनर ये शादाब जख्मी हुआ है हेड इंजरी की वजह से, तो उस वक्त फौरी तौर पे इनको अपना एक जो सब्स्टिट्यूट है वो ले सकते थे इब्रार को, लेकिन इन्होंने यारी दोस्ती निभाने के लिए इंश्योर किया कि जी इब्रार जो है किसी भी तरह टीम में ना आए, पाकिस्तान हारे जीते इससे उन्हें कोई गर्ज नहीं है। मैं तो बल्कि ये कहूंगा कि पीसीबी को चाहिए कि बाबर आजम के इस फैसले के ऊपर बाबर आजम के ऊपर जुर्माना करे कि तुमने जानबूझकर पाकिस्तान को अपनी दोस्तियां निभाने के लिए कुर्बान कर दिया। और जो शख्स अपने मुल्क को कुर्बान कर दे
मैं समझता हूँ कि उस शख्स का पीसीबी पे तो क्या एक एक मील दूर तक वहाँ पीसीबी के नजदीक उसको नहीं आना चाहिए, उसके ऊपर क्रिकेट बैन लगना चाहिए बाबर आजम के ऊपर। ठीक हो गया। लेकिन नैयर साहब, जिस तरह से आपने अभी गुफ्तगू की ना ज़का अशरफ के बारे में, तो अब बात यह है कि ज़का अशरफ साहब जिस दौर में आए, जिस दौर में ये ट्रांजिशन हुआ इस अथॉरिटी का, इस चेयर का, इस ओहदे का, उससे पहले ये कहा जा रहा था कि सारे जो फैसले हैं वर्ल्ड कप के वो तो पहले ही हो चुके हैं, नजम सेठी साहब सब काम करके जा चुके हैं, अब आपने सिर्फ एग्जीक्यूशन करनी है। तो और उनके पास इख्तियारात भी उस लेवल के नहीं थे ऑब्वियसली, तो क्या वो ये कर सकते थे कि वो टीम में चेंजेस करते या फिर और कुछ मामलात बेहतर कर लेते वर्ल्ड कप के लिए? आपको लगता है कि उनके पास उस वक्त ये अथॉरिटीज थी? जी, इसका जवाब मैं पीसीबी के प्रेस रिलीज से आपको दूंगा। पीसीबी ने अपने प्रेस रिलीज में ज़का अशरफ ने ये कहा कि जो टीम सिलेक्शन की जिम्मेदारी थी वो सारी की सारी हमने बाबर आजम और इंजमामुल हक के हवाले कर दी। जो टीम उन्होंने चुनी है ये इन्हीं की टीम है जो इंडिया लेके गए हैं। वो प्रेस रिलीज तो अभी भी पीसीबी की वेबसाइट पे मौजूद है। उन्होंने उस वक्त तो ये नहीं कहा था, ये तो जब बाद में इन्होंने देखा कि टीम में कोई परफॉर्मेंस नहीं आ रही, कोई जान नहीं है, तो फिर उसके बाद इन्होंने एक नई बात कर दी एक चैनल के इंटरव्यू में, जहां पर उनसे एंकर ने उनसे सवाल किया तो उन्होंने कहा ये टीम तो नजम सेठी की थी, मेरी नहीं थी। नजम सेठी की टीम थी या नहीं थी, सवाल ये नहीं है। आपने खुद प्रेस रिलीज में कहा कि हमने सिलेक्शन के लिए, और सिलेक्शन कोई मतलब सारे खिलाड़ियों की तो नहीं, 2-3 की बात हो रही थी ना। अम्मार वसीम की बात हो रही थी और साइम अयूब की बात हो रही थी और इब्रार की बात हो रही थी, यही बात हो रही थी ना, और तो इसके अलावा कोई नहीं था। बिल्कुल। तो 2-3 प्लेयर जो हैं वो अगर चेयरमैन को पता भी था और उन्होंने सिलेक्शन में कोई अपना जिस माइंड अप्लाई नहीं किया तो फिर चेयरमैन की जरूरत क्या है? फिर कैप्टन और चीफ सिलेक्टर से पीसीबी को चलवा लेते हैं। और फिर वहां पर देखें ये भी बैठे हुए थे मोहतरम आपके हफीज और मिसबा, इन लोगों ने भी इंटेलेक्चुअल ऑनेस्टी का सबूत नहीं दिया और इनको चाहिए था वहां पर कहते कि जी हमारे हिसाब से ये टीम बैलेंस नहीं है। और फिर उसके बाद जब इन्होंने हसन अली को लिया तो 1 साल से हसन अली को तो इन्होंने खिलाया ही नहीं था, इन्होंने खुद नहीं खिलाया। एशिया कप में इनका वो प्लेयर मेंबर नहीं था, तो वर्ल्ड कप में कैसे वो सडनली आ गया? मुझे ये बता दें। ये सारी इन्होंने खराब, बिल्कुल बड़े खराब फैसले, बड़ी खराब हिकमत अमली जिसको हमने देखा मैदान में, लेकिन नुकसान अल्टीमेटली नैयर साहब पाकिस्तान का हुआ है। अब्बास, जिस तरह से मैंने इनसे सवाल किया है नैयर साहब से कि ज़का अशरफ साहब का ये स्टैंड था, नजम सेठी साहब ने सिलेक्ट की है, पूरे का पूरा कंट्रोल दे दिया है 2 लोगों के पास, बाबर आजम, इंजमामुल हक, क्या अब आने वाले वक्त में एक बंदे पे तो इंक्वायरी बैठी हुई है, तो क्या आने वाले वक्त में कोई अकाउंटेबिलिटी भी होगी इस मुल्क में? अगर मिसबाउल हक बैठे हुए हैं, हफीज़ जैसा एक सीनियर प्लेयर बैठा हुआ है, वो अपनी ऑनेस्टी के साथ अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर रहा या अपना मशवरा भी नहीं दे रहा, मशवरा भी तो एक अमानत है ना, आपको देना है, लॉयल्टी के साथ, सिंसियरिटी के साथ सच बोलना है आपको, वो भी नहीं बोल रहे, तो फिर ये मॉरल वैल्यूज़ किधर हैं? फिर ये चलेगा कैसे सब? चेयरमैन बनाए हुकूमत या जो भी चेयरमैन बनाते हैं उनको चेयरमैन को अथॉरिटी देनी चाहिए। इन चेयरमैन जो मैनेजमेंट कमेटी के ज़का अशरफ, इनके पास अभी कोई अथॉरिटी नहीं है कि वो किसी की अकाउंटेबिलिटी करें या परफॉर्मेंस की बेहतरी के लिए। बेसिकली ये हम अकाउंटेबिलिटी का वर्ड यूज करते हैं कि जिम्मेदारों का तायुन किया जाए। जिम्मेदारों का तायुन कैसे हो सकता है? मिकी आर्थर ने तो पाकिस्तान आना नहीं है, अगर अपने कोई कोचेज होते तो डेफिनेटली उनसे आप भी पूछ सकती थी और हम भी यहाँ पर पूछ सकते थे, लेकिन मिकी आर्थर से कौन पूछ सकता है? जो मिकी आर्थर की पूरी टीम है, ये जो नजम सेठी साहब, देखें इसमें ये चीज ऐड करना बहुत जरूरी है। मैं बड़ा एहतराम करता हूँ नैयर साहब ने जो बात की, इंजमामुल हक को पहले इख्तियारात थोड़े से कम मिले थे। इंजमामुल हक एक दिन शाम को 7:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले थे कि मैं क्रिकेट बोर्ड से चीफ सेलेक्टर की नौकरी छोड़ रहा हूँ। जब उनसे पूछा कि क्यों, तो उन्होंने कहा कि जी ये जो खिलाड़ियों को एनओसी देना है इसके इख्तियारात मुझे दिए जाएं कि मैं ये फैसला करूं कि कौन से प्लेयर को कौन सी लीग में एनओसी देना है। ये इख्तियारात उनको दिए गए। फिर जो क्रिकेट बोर्ड की प्रेस रिलीज का हम बार बार जिक्र करते हैं, उसमें बड़ा क्लियर लिखा है कि टीम को और बाबर आजम को मुकम्मल सपोर्ट है और जो हमारी कौम है वो दुआ करे इस टीम के लिए। तो असल बात यह है कि ये नजम सेठी साहब का बनाया हुआ सारा टीम था, ये नजम सेठी की बनाई हुई सारी मैनेजमेंट थी टीम की। अगर इसको आखिरी वक्त पर छेड़ा जाता, जिसमें हफीज भी थे, मिसबा भी थे, उनकी बहुत अच्छी सजेशंस थी, लेकिन बाबर आजम और इंजमाम दोनों एक पेज पर थे और दोनों बजिद थे कि हमने
ये लड़के लेकर जाने हैं, और उन्होंने ये यकीन दहानी करवाई थी कि हम इससे रिजल्ट देंगे। लेकिन बाद में आप देखें कि मुबैना तौर पर एक कंपनी सामने आई। जब उस कंपनी के बारे में क्रिकेट बोर्ड ने पूछना शुरू किया तो मौसूफ ने टीवी चैनल के प्रोग्राम पर जाके इंजमाम साहब ने कह दिया कि मुझे तो अगर आप क्लियर भी कर दें तो मैं बोर्ड की नौकरी नहीं करूंगा, इसलिए उनका इस्तीफा मंजूर हुआ। हालांकि ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट था। जब इंजमामुल हक साहब ने चीफ सेलेक्टर का अपना लेटर लिया था तो उनको रखना चाहिए था सामने क्रिकेट बोर्ड के सामने कि मैं इन दो कंपनीज का डायरेक्टर भी हूँ। बिल्कुल, तो बहुत सारी चीजें ऐसी मैं समझता हूँ कि मैसअप हुई हैं। सही है, हटधर्मी भी पूरी की उन्होंने, लेकिन रिजल्ट भी कोई नहीं दिया। ठीक है, अब्बास साहब हमारे साथ ही, दीन साहब भी हमारे साथ हैं। यहाँ पर वक्त हुए ब्रेक का, सो स्टे विद अस। वंस अगेन वेलकम टू द खेल का जुनून। अभी जब हम बात कर रहे थे ब्रेक पे जाने से पहले कि क्या कारकर्दगी है तमाम खिलाड़ियों की, कप्तान की, या फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की क्या जिम्मेदारी है, तो इस पर बात हो रही थी कि जब ज़का अशरफ ने ये सीट संभाली उससे पहले जो फैसले नजम सेठी ने किए, तो क्या वो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट था या फिर किसी ने इंटरेस्ट लिया ही नहीं सिरे से कि जिम्मेदारी डालनी किस पर है, या फिर इसी तरह का खेल जारी रहेगा। अगर हम हार कर आ जाते हैं तो हम कहेंगे कि ये फैसला नजम सेठी ने किया था, अगर हम जीत जाते हैं तो फिर हम इसका क्रेडिट शायद अपने नाम कर लें। तो ये जो सारी सियासी सूरत हाल गो कि खेल का मैदान है उसमें बनती है, क्या इसको कोई तोड़ने वाला भी आएगा या यूं ही पाकिस्तानी अवाम हमेशा अपनी उम्मीदों का गला घोंटने पर मजबूर हो जाएगी कि हम सारे मैचेस फिक्स होकर टीवी के सामने देखेंगे, अपने तमाम खिलाड़ियों को सपोर्ट भी करेंगे, उनको जीतने के लिए दुआएं भी करेंगे उनकी जीत के लिए कि ट्रॉफी पाकिस्तान आ जाए, लेकिन आएगी नहीं। सूरत हाल क्या मुख्तलिफ होगी या नहीं, इसी पर बात करते हैं। अब हमारा पैनल एक बार फिर से हमारे साथ मौजूद है। नैयर साहब, जिस तरह से मैंने गुफ्तगू की है कि क्या ये वक्त कभी आएगा कि चीज़ें बेहतर हो जाएंगी, क्या कोई ऐसी नैया पार लगाने वाला हमारे पास मौजूद होगा, या फिर अकाउंटेबिलिटी का निज़ाम इतना सख्त हो जाएगा कि कप्तान या फिर कोई खिलाड़ी जो परफॉर्मेंस दिखा रहा है, जो नहीं दिखा रहा, या फिर सिलेक्शन कमेटी या फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन खुद इस चीज़ का एतराफ़ कर सकते हैं आने वाले वक्त में? देखिए, ये सब कुछ सही हो सकता है अगर नीयतें ठीक हों, अगर आपके इरादे ठीक हों तो हर काम जो है वो आराम से और एक सिस्टम के मुताबिक हो सकता है। लेकिन ये बात नहीं है कि मिस्टर ए चेयरमैन है या मिस्टर बी चेयरमैन। जो शख्स जिम्मेदार है वो अगर नेक नियति से काम करे, जैसा कि अभी कहा जा रहा था कि जी इनको मतलब लॉन्ग टर्म डिसीजंस की इजाजत नहीं है। अगर लॉन्ग टर्म डिसीजंस की इजाजत नहीं थी मौजूदा चेयरमैन को, तो इन्होंने जो ये कहा जा रहा है कि दर्जनों के हिसाब से एम्प्लॉइज को भारी तनख्वाहों पर लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स पर हायर किया हुआ है, तो उसका क्या जवाब बनता है? क्या ये इसलिए आए थे कि यहाँ लोगों को मुलाजमतें दिलाएंगे, या इसलिए आए थे कि पाकिस्तान का क्रिकेट में नाम रोशन होगा? और अगेन कमिंग टू द क्रिकेट, जब एशिया कप में आपका इतना बुरा हाल हुआ था कि आप सिर्फ नेपाल और अफगानिस्तान के ऊपर थे, तो उस वक्त क्यों नहीं घंटियां बजी? उस वक्त ये क्यों कहा गया कि जी जो टीम जो टीम एशिया कप खेलने गई है उसने बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी है और इसमें कोई तब्दीली नहीं होगी? और वाकई कोई तब्दीली नहीं की उन्होंने। एक जरूर की, वो भी इस वजह से कि नसीम शाह जख्मी हो गए थे, वरना तो सेम टू सेम टीम इन्होंने भेजी है। तो इनसे कोई पूछे कि आपको एशिया कप में परफॉर्मेंस जो कि चौथे नंबर पे वहां टीम आई थी वो नजर नहीं आ रही थी, और वहां पर पाकिस्तानी टीम का 128 रन पर इंडिया के आगे आउट हो जाना वो नजर नहीं आ रहा था। ये सारी चीजें आपको पहले ही अलार्म बेल्स रिंग हो जानी चाहिए थी कि पाकिस्तानी टीम में सब अच्छा नहीं है। लेकिन इन्होंने चूंकि अपने इमामुल हक को खिलाना था और शादाब को और नवाज को खिलाना था, तो इन्होंने कहा कि जी हमारे लिए सब अच्छा है और यही लोग खेलेंगे। हम इन्हीं से परफॉर्मेंस आपको लेके दिखाएंगे, लेकिन उसमें फिर नाकामी हुई है क्योंकि अपनों को नवाज रहे थे। नाज़रीन, बात कर लेते हैं इंग्लैंड के खिलाफ तरीन मैच की, जिसमें पाकिस्तान के नामी गिरामी बॉलर्स ने मुकम्मल फ्लॉप शो पेश किया है। इंग्लिश टीम की इनिंग्स की इब्तिदा में बॉलर सर्जिकल स्ट्राइक नहीं कर सके, रन्स के सैलाब के आगे बंद नहीं बांध सके, ग्रीन शर्ट्स बॉलर्स के हिस्से में आ गई। पैकेज में हमने ये भी देखा है कि कितने महंगे साबित हुए हैं बॉलर्स और कितने ज़्यादा कैचेस जो वो ले भी सकते थे वो उन्होंने ड्रॉप भी किए, और रन्स कितने दे दिए उन्होंने मुखालिफ टीम को। ये शोबा जो माना जाता था कि स्ट्रॉन्ग है, हम रोक लेंगे, हम कर लेंगे,
वो भी अब इस कदर फ्लॉप हो गया कि उस पर बात क्या ही की जाए। ठीक है, अब्बास शबीर से बात कर लेते हैं इस पर। अब्बास, हमने देखा कि आज किस तरह से बॉलर्स इतने महंगे साबित हुए, इतना बड़ा पहाड़ जैसा स्कोर दे दिया, जिसको चेज़ करना वैसे ही जो है ना वो बिल्कुल नामुमकिन था हमारे लिए। मौजज़े का इंतज़ार कर रहे थे, मौजज़ा हुआ नहीं। आपने बोला बारिश होनी, बारिश भी नहीं हुई, किसी तरफ से कोई सपोर्ट नहीं मिली। लेकिन मैं ये कहती हूँ कि सपोर्ट भी तब मिलती है जब आपकी नीयत साफ़ होती है। डू यू अग्री विद इट? जी बिल्कुल जी, आई एग्री। जो टीम मेहनत करती है वही टीम आगे जाती है, जो अच्छा परफॉर्म करती है उसी को मौका मिलता है आगे आने का। पाकिस्तान टीम ने अपने टूर्नामेंट में कोई मेहनत नहीं की, फिर इफ एंड बट्स के ऊपर, हम दुआओं के ऊपर आगे, वो बड़ा नामुमकिन था। मुझे पहले से ही यकीन था, मैं रोज अपने शो में कहता था कि ठीक है हमें उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए, लेकिन बहुत मुश्किल है। और आपने जो इंग्लैंड मैच की बात की, आज तो कम से कम हमें जीत जाना चाहिए था जी। हमारे बॉलर्स की आज भी आप परफॉर्मेंस देखें, आप हारिस रऊफ को उन्होंने लगा दिया बाबर साहब ने। आप पूरे टूर्नामेंट का सबसे फेलियर हारिस रऊफ था, उसको आपने लगा दिया। ठीक है, हसन अली को आज आपने बिठा के कौन सा ऐसा तीर मारा, आज कौन सा ऐसा मैच था कि इसमें हसन अली को आप बिठा दिया। आज आप उससे बॉल करवा के मैच जीत सकते थे अगर जीतना चाहते तो, लेकिन नहीं कर सके जी, कुछ भी नहीं कर सके। हमारी बॉलिंग भी फ्लॉप रही है, हमारी बैटिंग भी फ्लॉप रही है, हमारी फील्डिंग भी फ्लॉप रही है, और ओवरऑल हमारी टीम जो है मुकम्मल तौर पर वर्ल्ड कप में फ्लॉप रही है। ये आज जो इन्होंने गलती का अपना एतराफ कर लिया, ये इतना इजी नहीं है कि आप कोई बायलैटरल सीरीज नहीं हारे या 3 नेशन टूर्नामेंट नहीं हारे, आप वर्ल्ड कप में हारे हैं, और वर्ल्ड कप में आपको बुरी शिकस्त हुई है। तो इसलिए अकाउंटेबिलिटी बहुत जरूरी है, और जिम्मेदारी जो जिम्मेदार हो उसको थोड़ा रेस्ट देना चाहिए। हम पिछले सेगमेंट में अपने बात कर रहे थे कि हमें अब क्लीन अप करना होगा टीम से, और क्लीन अप करने का ये बड़ा अच्छा मौका है कि इस वक्त अगर आप क्लीन अप करेंगे, वैसे जो अभी थोड़े दिन पहले बताया था कि नदीम खान साहब कोऑर्डिनेटर हैं, और मोहम्मद यूसुफ, मुश्ताक, आकिब जावेद, सईद अजमल, ये कमेटी बनाई गई है जो आइंदा दिनों में काम शुरू करेगी। 5 फास्ट बॉलर, 5 स्पिन और 5 बैट्समैन वो तैयार करेगी। अब देखते हैं कि आगे क्या होता है। प्लानिंग तो होती है, अब इसके ऊपर इम्प्लीमेंट कैसे शुरू होगा, किस डायरेक्शन से ये सारा कुछ होगा। पहले तो वर्ल्ड कप में जो कारकर्दगी इसकी रिपोर्ट होगी, इसमें जिम्मेदारी का तायुन होना बहुत जरूरी है कि टीम की सिलेक्शन किसने की, कौन ज्यादा जोर डालता रहा कि इन लड़कों को ले जाए, इन लड़कों को ले जाए। ये आइंदा दिनों में चीजें बहुत सारी सामने क्लियर होंगी, और जिम्मेदारों का तायुन भी होगा। बिल्कुल ठीक है, और फिर देखना ये होगा कि वो जो जिम्मेदार करार पाते हैं आगे उनका फ्यूचर क्या होता है, ये भी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि कुछ देर के लिए तो अब्बास बिठा देते हैं, पीछे कर देते हैं, लेकिन कुछ टाइम गुजरने के बाद उनको शायद ये लगता है कि पाकिस्तानी अवाम की जो याददाश्त है वो बड़ी कमज़ोर हो गई है कोरोना के बाद, तो वो दोबारा से हमें उधर ही नज़र आते हैं। नैयर साहब, जिस तरह से हम ये बात करें कि अब्बास बता रहे हैं कि कोई नए खिलाड़ी भी तैयार होंगे, बैट्समैन भी, बॉलर्स भी, नया टैलेंट होगा जो परफॉर्मेंस की बेस पर आगे आएंगे, तो ये बड़ी अच्छी बात है, खुशाइंद बात भी है। हमारे हमसाया मुल्क भारत में भी यही होता है, लेकिन हमारे मुल्क में ये प्रैक्टिस होती नहीं है नॉर्मली कि अगर कोई अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा है तो उसको ले आए, फ़ौरन चेंजेस कर दे फौरी तौर पर। हम देखते रहते हैं कि हमारा पर्सनल कनेक्शन कैसा है उसके साथ, हमारी पसंद नापसंद क्या है, तो फिर इसी तरह के रिजल्ट्स आएंगे, फिर हम अपने इन रिजल्ट से परेशान और हैरान तो बिल्कुल भी ना हो। जी, आपकी बात बिल्कुल सही है कि जब नीयतें ही साफ ना हो तो कैसे काम दुरुस्त होगा। कोई भी दुनिया का काम बगैर नीयत के सही चल ही नहीं सकता। लेकिन इस वक्त ना रिप्लेसमेंट से ज्यादा इशू अहम ये है कि इस वक्त फौरी तौर पे हमारी टीम जो है वो ऑस्ट्रेलिया जा रही है 3 टेस्ट मैच खेलने, और फिर वहां से आगे जा रही है न्यूजीलैंड, मेरा ख्याल है 3 T20 खेलने। तो ये इनका तकरीबन 1.5-2 महीने का टूर है, और उसके लिए फिर अब सारी तैयारी, सारी सिलेक्शन और सारा मतलब टीम मैनेजमेंट और कोचेस, वो इनको दोबारा मतलब नए सिरे से बनाना है, लेकिन टाइम नहीं है इनके पास। और इसका फायदा उठा के ये फिर इसी तरह से इन्हीं लोगों को, इन्हीं कोचेस को, इन्हीं प्लेयर्स को दोबारा वहां भेज देंगे। और वहां पे मुझे खतरा ये है कि ऑस्ट्रेलिया में जो 5 दिन के टेस्ट मैच हैं वो कहीं 3 दिन में ना खत्म हो जाए। बिल्कुल, ये आपका खदशा बिल्कुल दुरुस्त भी है, लेकिन क्यों इसकी तैयारी हम क्यों नहीं कर सके वक्त से पहले? क्यों हमने, कहना नहीं चाहिए, ये बहुत ही बुरी बात भी हो जाएगी कि क्यों जिनको हम आजमा चुके हैं उनको ही हमने दोबारा आजमाना है। ऐसी भी क्या मजबूरी है नैयर साहब हमारी? हमने तो पिछले चेयरमैन पे डाल देना है कि जी वही प्लेयर्स थे, उन्हीं को हमने फिर ऑस्ट्रेलिया भेज दिया, फिर न्यूजीलैंड। ये कोई अच्छी बात नहीं है। आप जिम्मेदारी लें, और इस चीज को या तो आप सर्जिकल
ऑपरेशन करे पीसीबी में, और अगर आप इसके अहल नहीं है तो आप इस्तीफा दे दें। आपको कौन सी यहाँ से तनख्वाह मिल रही है जिसका आपको लालच है एज ए चेयरमैन पीसीबी? बिल्कुल सही है, आप धड़ल्ले से करें, दबंग तरीके से फैसले करें, आप अपनी सीट की परवाह नहीं करें, अपने मुल्क के लिए काम अगर आप करेंगे तो फिर आप ज़ाहिर जाने भी जाएंगे और जो सारी चीज़ें आप चाहते हैं, आप तवक्को करते हैं, शायद वो आपको मिल भी जाएँ। अब्बास, क्या आने वाले वक्त में ये जो हम बात करते हैं पॉलिटिकल पसंद नापसंद, पॉलिटिकल बोर्ड है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, ये सारी चीज़ें ख़त्म हो सकती हैं? ऐसा डीपोलिटिसाइज होकर एक अच्छा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड तश्कील पा सकता है या फिर नहीं? देखें, अभी तो ये मामलात इसी तरह चलेंगे, लेकिन खबर ये है कि सरफराज की वापसी हो गई है। अच्छा। सरफराज को आइंदा 1-2 दिनों में कॉल कर लिया जाएगा। ऑस्ट्रेलिया सीरीज में सरफराज को सिलेक्ट किया जा रहा है और सरफराज डिजर्व करते हैं। ये जो सरफराज को हटाने वाला एडवेंचर था, इसकी वजह से देखें आज तक टीम बिल्डअप नहीं हो सकी। उस वक्त सरफराज को अगर ना हटाया जाता और थोड़ा सा टाइम दिया जाता तो मेरा ख्याल है कि चीजें थोड़ी सी डिफरेंट होती। और अब हम बाबर आजम को भी, अभी तो वनडे खेलने ही नहीं है पाकिस्तान ने। यूएस में जो 2024 में T20 वर्ल्ड कप है, उस तक पाकिस्तान ने कोई भी वनडे नहीं खेलना, तो इसलिए वनडे की कप्तानी का फैसला तो अभी बाद में होगा कि किसको कप्तान बनाना है या नहीं बनाना। ताहम जो टेस्ट की कप्तानी है और जो T20 की कप्तानी है, उसमें अब बाबर आजम को क्या कैप्टन रखेंगे या बाबर आजम की जो परफॉर्मेंस है, क्योंकि बाबर आजम आज जो बात कर रहे थे कि मेरे ऊपर तो कप्तानी का कोई प्रेशर नहीं है। बाबर आजम की गुज़िश्ता 2 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस आप देखेंगे वो बहुत घबराए हुए थे और उनके पास कोई जवाब नहीं था, जिसकी वजह से वो बातें आए बाएं शाएं कर रहे थे। कभी कहते थे ग्राउंड के अंदर बताऊंगा, कभी कहते थे कि ये करूंगा, लेकिन वो घबराहट के शिकार थे। तो इसलिए उनकी अपनी परफॉर्मेंस पर भी क्वेश्चन मार्क है। आप ये कहें कि अगर मैं इंडिविजुअल परफॉर्मेंस कर रहा हूं और मेरी टीम नहीं जीत रही, तो ये कोई परफॉर्मेंस नहीं है। प्लेयर की परफॉर्मेंस उसी वक्त उजागर होती है जब आपकी टीम जीतती है, आपका कोई प्लेयर विनिंग बैट कैरी करता है, लेकिन ऐसा हमारी टीम में देखने में कुछ भी नहीं आया। तो आइंदा दिनों में जो आप बात कर रही है कि मुमकिन है कि बहुत सारी तब्दीलियां हो, अकाउंटेबिलिटी जो हम परफॉर्मेंस बेस्ड बात करते हैं उसका अमल भी अनकरीब शुरू होगा। और ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड सीरीज में आप देखेंगे कि टीम में बहुत सारी तब्दीलियां होंगी। ये टीम नहीं जाएगी, ना ये टीम जा सकती है। अगर ये टीम गई तो समझे कि क्रिकेट का फिर से डिजास्टर होगा। जैसे नैयर साहब ने बात की है कि ऐसा ना हो कि 3 दिन के अंदर ही टेस्ट खत्म हो जाए। हाँ बिल्कुल है नैयर साहब। अभी अब्बास कह रहे हैं कि बड़ी अच्छी चेंजेस भी होने वाली है, सरफराज भी आएंगे, तो ये भी बड़ी खुशाइंद एक चीज़ होगी। आप क्या इससे मुत्तफिक हैं? सरफराज का टाइम और अभी अगर हम उसको मेन कंपैरिजन हम बाबर आजम को ले लेते हैं, तो फिर आप इनको किस तरह से हमें बताएंगे? देखें, सरफराज साहब आएंगे तो फिर विकेट कीपिंग में इसका मतलब है रिजवान को आप बाहर कर रहे हैं, और फिर जो दूसरा आपका जिसको आप वर्ल्ड कप में एज ए रिजर्व ले गए थे मोहम्मद हारिस को, वो भी विकेट कीपर है, उसका क्या फ्यूचर होगा? तो इनको लाना है, जरूर लाएं, लेकिन ये देख लें कि टीम में जगह बनती है या नहीं बनती है, ये जरूर देख लें। क्योंकि जब इनको हटाया गया था कप्तानी से, तो आपको याद होगा कि एक सी टीम आई हुई थी श्रीलंका की, बी नहीं सी टीम, उसने हमें 3 जो है T20 स्ट्रेट अवे हरा दिए थे। तो जब इतनी ज्यादा खराब कारकर्दगी हुई थी तो फिर ही उनको कप्तानी से मतलब हटाया गया था, और उसके बाद फिर वो टीम से भी फारिग हो गए थे। वो प्लेयर बहुत अच्छे हैं, इंसान उससे भी बड़े अच्छे हैं, लेकिन बात ये है कि क्या हमने बैक टू पास जाना है या फ्यूचर में भी कोई प्लेयर्स तलाश करके लाने हैं। साइम अयूब का जो नाम आ रहा है, तो मैं समझता हूँ इसी तरह से ये इनको भी अब ट्राई करना चाहिए। जो कराची किंग के कैप्टन है वसीम, क्या नाम है इनका, हम्माद वसीम या क्या नाम है इनका, जो भी नाम है जी। तो इस तरह मतलब हमारे, क्या फरमाया आपने? जी इमाद वसीम की बात कर रहे हैं आप? इमाद वसीम है, उनको भी आप ले जा सकते हैं। और उसके अलावा आप ये देखें कि बाबर आजम जो हैं, उन्होंने पर्सनल परफॉर्मेंस में बहुत फेलियर दिया, वर्ल्ड कप में भी और इधर आपके एशिया कप में। उन्होंने जरूर 150 रन बनाए, लेकिन वो उन्होंने नेपाल के खिलाफ बनाए थे। तो जब नेपाल और नमीबिया और इस तरह की टीमों से मैच हो तो बाबर को डाल दिया करें टीम में। बाकी मैं समझता हूँ बाबर की भी जगह बनती नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर नैयर साहब थोड़ा सा पीछे चले जाएं,
अब्बास से भी मेरा ये सवाल होगा, अगर थोड़ा सा पीछे चले जाएं तो फिर बड़ी एक स्टेबल टीम हम देख रहे थे और बड़ी तारीफ़ें भी हो रही थी बाबर आजम की कि जब से बाबर आजम आए हैं बड़ी बेहतरी हो गई है। तो क्या ये एक प्रोपेगेंडा सेटिंग थी या फिर एक्चुअल में ऐसा कुछ आप लोगों ने विटनेस भी किया कि बेहतरी हो रही है, चीज़ें बेहतर हो रही हैं, ड्रेसिंग रूम का माहौल बेहतर हो रहा है? उसकी वजह ये कि आपने देखा था कि इंग्लैंड ने पाकिस्तान में आपको 3-0 टेस्ट मैच हरा के गए थे। वो बाबर आजम जो थे वो और उनकी टीम जो है वो किसी तरह से, मतलब ये कि उससे जब सवाल किया गया उनका जी वो अपनी तरह खेलते हैं, हम अपनी तरह, वो 5 और 6 रन से खेल रहे थे, ये 3 और 4 रन की एवरेज से खेल रहे थे। तो दुनिया तो बहुत आगे निकल गई है और बाबर आजम जो है वक्त के साथ साथ टीम को आगे ले जाने में नाकाम रहे, बल्कि पूछा जाए तो ये पीछे की तरफ धक्का दे रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि अगर सरफराज को उनकी नाकाम कारकर्दगी पे हटाया गया तो बाबर को भी टीम से ड्रॉप होना चाहिए। ठीक है, मयार यही होना चाहिए, बिल्कुल दुरुस्त बात है। अब्बास, आप अग्री करते हैं कि अगर परफॉर्मेंस नहीं है एज अ कैप्टन या एज इंडिविजुअल प्लेयर तो ठीक है, फिर हटा देना चाहिए, पीछे बैठा देना चाहिए और फिर किसी और को मौका देना चाहिए, चाहे वो आपके नए प्लेयर्स हो, आपका न्यू टैलेंट हो या कुछ भी हो। अगर उसमें इतना पोटेंशियल है, आप उस पर रिलाई करें, आप उसको मौका दें, आप उसको टेस्ट करें, चेक करें और फिर उसको खिला दें। देखिए, पोटेंशियल तो बहुत है, लेकिन पोटेंशियल किस तरह जाया हुआ कि जब आप एक प्लेयर को 5 लीग खेलने की इजाजत दे देंगे तो वो प्लेयर सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में भी होगा और जब पाकिस्तान के लिए परफॉर्म करने की बारी आएगी तो वो प्लेयर फिट नहीं होगा, उसको फिटनेस मसाइल हो जाएंगे या वो इंजर्ड हो जाएगा। तो ये पाकिस्तान क्रिकेट की प्रॉपर्टी है, ये प्लेयर्स पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के एम्प्लॉयज हैं, तो ये क्रिकेट का नुकसान हो रहा है। इसीलिए ये जो मैनेजमेंट कमेटी है इसने ये इंजमामुल हक के साथ ये बैठकर तय किया और जो इंतजाम अपने पास राइट्स मांग रहे थे कि मुझे इख्तियारात दिए जाएं कि एनओसी मैं दूं, उसमें सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के अंदर भी यही चीजें लिखी गई हैं कि जो प्लेयर परफॉर्म करेगा उसकी इनकम इंक्रीज की जाएगी और जो प्लेयर परफॉर्म नहीं करेगा उसकी डिक्रीज की जाएगी। क्योंकि प्लेयर सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट ले लेते हैं, 6 महीने 7 महीने ये अनफिट होते हैं, पैसे ये मंथली ले रहे होते हैं, तो इस तरह सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में जो प्लेयर्स पीछे पूल के अंदर होते हैं उनके साथ ये बड़ा नाइंसाफी होती है। तो इसलिए एक सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में ये चीजें डाली गई हैं, परफॉर्मेंस बेस्ड कॉन्ट्रैक्ट है। और जो सबसे बड़ी बात है कि हमारे पास पोटेंशियल है, लेकिन पोटेंशियल का सही इस्तेमाल कैसे करेंगे जब टीम के अंदर ग्रुप बंदी की बातें होंगी, जब टीम के अंदर ये बातें होंगी कि मैंने कैप्टन बनना है, उसने कैप्टन बनना है, 6 लड़के एक तरफ होंगे, 5 लड़के एक तरफ होंगे, इस तरह की खबरें जब होंगी तो हमारा पोटेंशियल ऑटोमेटिकली जाया हो जाएगा। इसीलिए हमारी परफॉर्मेंस इतनी वीक हुई है। अब तब्दीली बहुत जरूरी है। मैं आपको फिर इस प्रोग्राम के अंदर ये बड़े वसूख के साथ ये बात कर रहा हूं कि आइंदा आने वाले दिनों में क्रिकेट बोर्ड की एक अहम मीटिंग होने जा रही है जिसमें ऑस्ट्रेलिया टूर और ये जो प्लेयर्स की परफॉर्मेंस है इसका बगौर जायजा लिया जाएगा और ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड टूर में हम देखेंगे टीम में 2 से 3 बड़ी तब्दीलियां होंगी। और ठीक है, वी होप फॉर द बेस्ट कि जो तब्दीलियां हों वो अच्छी साबित हों और ये जो लोग परफॉर्म नहीं कर पाए उनको रेस्ट दे दिया जाए। नैयर साहब, क्या कोई इस तरह के SOPs होते हैं कि जिस तरह से लीग खिलाने की बात कर रहे हैं कि इससे खिलाड़ी इंजर्ड हो जाते हैं, अनफिट हो जाते हैं और फिर वो हमारे लिए उस तरीके से फ़ायदेमंद नहीं रहते बड़े मैचेस में, बड़े इवेंट्स में जिस तरह से उनको होना चाहिए, गो कि वो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा भी होते हैं। तो क्या ऐसी कोई कदगन, ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होनी चाहिए कि आप इतने लीग मैचेस खेल सकते हैं या आप नहीं खेल सकते? तो ऐसी कोई चीज़ इंट्रोड्यूस करवाई गई है? अगर नहीं करवाई गई तो आपके ख्याल से कितना ज़रूरी है इसको शामिल करना? ये ऑलरेडी इंट्रोड्यूस हो गई है और PCB के एलानिया के मुताबिक PSL के अलावा प्लेयर्स को 2 इंटरनेशनल लीग खेलने की इजाजत होगी, इससे ज्यादा नहीं। मैं एक बात यहाँ पे और करूंगा, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में काफी चेंजेस के साथ टीम भेजने के इम्कानात हैं और कैप्टन भी शायद कोई नया हो, तो हमें एक नया ओहदा क्रिएट करना चाहिए, शैडो कैप्टन। और शैडो कैप्टन बहुत सीनियर कोई कैप्टन हो जो करंट क्रिकेट के जो तकाजे हैं उनको भी अच्छी तरह समझता हो। उसमें आमिर सुहेल हैं, मोहसिन हसन खान है, जावेद मियादाद हैं और 1-2 इस तरह के और भी प्लेयर्स हो सकते हैं, अब्दुल रज़ाक वगैरह। इनको किसी को शैडो कैप्टन बना के भेजा जाए ताकि वो कैप्टन को गाहे बगाहे, कोचेस तो हमारे फेल हो गए हैं, गाहे बगाहे जब करेंसी ऑफ द मैच में उनको एडवाइस देता रहेगा, आप इसको लगाओ, आप इसको आगे करो, इसको पीछे करो। मैं चाहता हूँ ये एक नया ट्रेंड हमें डाल देना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान में किसी को अगर आप नया कैप्टन बनाते हैं और ऑस्ट्रेलिया जैसे सीरीज में जाता है तो उसका अपना कैरियर एट स्टेक आ जाता है।
टीम को बहुत बड़ी बड़ी शिकस्तों का सामना करना पड़ सकता है। तो उसको सहारा देने के लिए एक शेडो कैप्टन का जो है, मैं पीसीबी को सजेशन दूंगा वो जरूर कंसीडर करें। एक समझदार करंट अफेयर्स ठीक है, हर तरह का नॉलेज हो, एडवांस क्रिकेट का भी पता हो और स्ट्रेटजी का भी पता हो कि किस तरह से चेंज करनी है। ये बड़ी अच्छी राय है नैयर साहब की। अब्बास साहब, आप समझते हैं कि ये जो शैडो कैप्टन की बात कर रहे हैं ये काबिल अमल है, या फिर जो कैप्टन होता है ऑल ओवर वो कहता है कि नहीं, इससे जो है इंटरवीन होता है, जो मैं फैसला कर रहा हूँ वही फैसला होना चाहिए, किसी फ़र्द वाहिद का फैसला होना चाहिए, इससे भी तो प्रॉब्लम हो सकती है क्रिएट, या आपको लगता है कि नहीं ये सही है, काबिल अमल है? देखिए, माजी में ऐसा तजुर्बा कभी हुआ तो नहीं है, लेकिन मेंटोर के तौर पर जब वर्ल्ड कप के लिए टीम जा रही थी तो कुछ ऐसे लोग थे जिन्होंने एडवाइस किया था कि हफीज को साथ भिजवाएं, और हफीज को अगर भिजवा दिए जाता और ये फैसला अगर हो जाता तो बड़ा अच्छा होता, क्योंकि ये जो कोचेज हैं ये तो किसी के काबू में नहीं है। मैं आपको बार बार ये बात कर रहा हूँ, ये कोचेज आए हैं, टीम हार गई, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता, इन्होंने अपने मुल्क चला जाना है, इनको सिर्फ और सिर्फ अपने कॉन्ट्रैक्ट की, अपने पैसों की फिक्र होती है। सॉरी टू कट यू अब्बास साहब, अभी एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये हम क्या डिस्कस कर लें शॉर्ट टाइम में, कि ये जो इंटरनेशनल लेकर आने का ट्रेंड है, कोचेस जिनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपके मुल्क का नाम जो है वो डूब रहा है, आपके खिलाड़ी परफॉर्म कर रहे हैं नहीं कर रहे, उनके साथ जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ हुआ है, जो अमाउंट सेट है, जो साइन हो गए हैं वो उनको चाहिए, उसके बाद वो रवाना हो जाते हैं। क्या इसको, ये जो गैर मुल्की कोचेज़ लाने का ट्रेंड है, क्या ये मुल्की कोचेज़ भी हो सकते हैं, यहाँ से भी हम ले सकते हैं, अपने लोगों को भी यूटिलाइज कर सकते हैं, या नहीं फिर हमें गोरे ही चाहिए इस काम के लिए? देखिए, अपने लोगों से बातचीत की गई थी, कोई 40 लाख मांगता था, कोई 50 लाख मांगता है, कोई 60 लाख रुपए मांगता है। तो बड़ी कोशिश की कि अपनों को इंडक्ट किया जाए, और अभी भी कोशिशें जारी हैं, लेकिन अपने पैसे बहुत मांगते हैं। ये कम से कम 25 लाख 30 लाख में, क्योंकि आप एक देखें, जो हमारे साथ एक कोच है, उन्होंने कभी कोई मैच खेला ही नहीं है, लेकिन वो लेवल उन्होंने कोर्सेज किए हुए हैं, तो इसलिए उनको कोच बना दिया है। तो हमारे कोचेस को थोड़ा सा वे फॉरवर्ड आना चाहिए, कौमी टीम के लिए, पाकिस्तान के लिए अपनी सर्विसेज देनी चाहिए। और जो मौजूदा मैनेजमेंट है वो चाहती है कि हमारे अपने लेजेंड जो है वो सामने आए और क्रिकेट की बेहतरी में अपना अहम किरदार अदा करें, क्योंकि गोरे कोचेस को तो हम रखते हैं, टूर्नामेंट खत्म होता है, हम टूर्नामेंट हारते हैं कि अपने घरों को चले जाते हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं अब्बास, थैंक यू सो मच अब्बास। शबीर सैयद नय्यरुद्दीन साहब हमारे साथ मौजूद थे और बात की कि हमारे अपने लोगों को मैदान में आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर हमारे मुल्क की अपनी टीम का सवाल है, हमारे प्लेयर्स का सवाल है, हमारी परफॉर्मेंस का सवाल है। तो किसी लेवल पर अगर हम थोड़ा सा गिव अप करके अपने मुल्क के लिए भी काम कर दें, खिदमत भी कर दें, तो भी बड़ी अच्छी बात है। खेल के जुनून का वक्त खत्म होता है, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।